गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन उससे पहले लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, कैसे होती है, उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लें। बहुत शॉर्ट में हम इस चीज़ को एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हरे पौधों की जो पत्तियाँ होती हैं उन पत्तियों के अंदर कोशिकाएं होती हैं। कुछ मेसोफिल सेल्स के अंदर जो कुछ ऑर्गेनेल्स होती हैं जिनको कि हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो स्ट्रक्चर्स होती हैं, ग्रेना और स्ट्रोमा। तो ग्रेना वाले पोर्शन के अंदर थाइलेकॉइड प्लेट्स के बीच में कुछ क्वांटासोम्स होते हैं और उन क्वांटासोम्स के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट्स के पैकेट्स होते हैं। और ये क्लोरोफिल पिगमेंट्स सूरज से जो लाइट आती है उसको अवशोषित करते हैं। तो ये रिएक्शन जो है वो लाइट रिएक्शन होती है। और उसके अंदर जो ऊर्जा का उत्पादन होता है वो लाइट एनर्जी जो होती है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले वो एटीपी की सिंथेसिस होती है। और वो एटीपी फिर आगे की प्रोसेस के अंदर काम में आती है। फोटोसिंथेसिस को हम अगर देखें तो फोटोसिंथेसिस दो फेजेस में होता है। फेज़ 1 इज़ द लाइट रिएक्शन जो कि ग्रेना थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में होती है, और फेज़ 2 इज़ द डार्क रिएक्शन जो कि स्ट्रोमा में होती है या लिक्विड मैट्रिक्स में होती है। और डार्क रिएक्शन के जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सब उसमें जो स्ट्रोमा है उसके अंदर पाए जाते हैं। अब अगर हम फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन देखें तो वो है 6CO2, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, सनलाइट। दे सिंथेसाइज C6H12O6 दैट इज़ द ग्लूकोज, और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से क्लोरोप्लास्ट के अंदर अलग अलग सिंथेटिक मॉलिक्यूल्स, अलग अलग एनर्जी ट्रैपिंग मॉलिक्यूल्स की द्वारा सनलाइट के अंदर ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। नाउ लाइट रिएक्शन हम आज पढ़ेंगे। लाइट रिएक्शन ये आप देख सकते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बना हुआ है। दिस इज़ अ क्लोरोप्लास्ट इन विच ये ग्रेना वाला पोर्शन है और ग्रेना में ये थाइलेकॉइड प्लेट्स हैं। इधर से सनलाइट, ये एक सेल है, सेल में ये क्लोरोप्लास्ट हुआ, सनलाइट पड़ी और एटीपी और NADPH2 बना, पानी यूज़ में आया और कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ में आती है और ऑक्सीजन निकलती है। नाउ व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ लाइट रिएक्शन? इनपुट क्या है? पानी, फोटॉन्स ऑफ लाइट, और आउटपुट क्या है? ऑक्सीजन और एटीपी और NADPH2। नाउ लाइट रिएक्शन को लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं, जिसके अंदर फोटो सिस्टम्स होता है। फोटो सिस्टम 1 जो होता है, दो तरह के फोटो सिस्टम्स होते हैं, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। क्लोरोप्लास्ट में होता है, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में एनर्जी होती है, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। NADP जो होता है, NADP की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है इसमें, NADP, ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ADP ATP में कन्वर्ट होता है, NADP NADPH में कन्वर्ट हो जाता है। इसके 2 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप में एनर्जी कैप्चर की जाती है, लाइट एनर्जी जो कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से ट्रैप की जाती है। उसको फर्स्ट स्टेप में क्या चीज़ होती है? फोटोलिसिस ऑफ वाटर होती है। वाटर हाइड्रोजन आयंस और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाता है और इलेक्ट्रॉन में स्प्लिट हो जाता है। पानी 3 चीज़ों में टूट गया, हाइड्रोजन आयंस, इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन डिफ्यूज़ आउट हो जाती है क्लोरोप्लास्ट से
बाहर निकल जाती है और बाय प्रोडक्ट के रूप में काम में आती है, जो कि हमारे द्वारा सांस लेने के वक्त ली जाती है और इवन द प्लांट के रेस्पिरेशन के अंदर भी वो ऑक्सीजन काम में आती है। सो दिस इज़ द सोर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, इज़ द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद रिड्यूस्ड NADPH का निर्माण होना, केमिकल एनर्जी। एक NADPH के निर्माण में 3 ATP के मॉलिक्यूल्स के बराबर एनर्जी निकलती है। देन देयर इज़ फॉस्फोराइलेशन। लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जो कि टेम्परेरीली स्टोर होती है ATP में। सो दीज आर दी स्टेप्स ऑफ लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, दूसरा एनर्जी फिक्सिंग रिएक्शन है, दूसरा ATP और NADPH बनाती है। ये तो हो गई फोटो स्टेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। और सिंथेटिक स्टेज ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होती है वो होती है डार्क रिएक्शन, जो कि हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अब जो मैंने आपको बताया कि फोटो सिस्टम, इसमें 2 फोटो सिस्टम्स होते हैं, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। लेकिन उससे पहले एक चीज़ थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि जो सूरज से जो लाइट आती है, उस लाइट के 390 nm तरंग दैर्ध्य से लेकर के 780 तरंग दैर्ध्य तक की लाइट जो है वो विजिबल स्पेक्ट्रम होती है। और इसी विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर जितनी भी वेवलेंथ की फोटो लाइट्स आती हैं, वो सारी लाइट्स अलग अलग तरह के पिगमेंट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है और फोटोसिंथेसिस में काम में आती है वो। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज के रूप में ये आती है और जो कण होते हैं, ऊर्जा के कण होते हैं, उनको हम क्वांटा या फोटॉन्स कहते हैं। कम तरंग दैर्ध्य के जो फोटॉन्स होते हैं उनकी ऊर्जा अधिक होती है और जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती चली जाती है, फोटॉन्स की एनर्जी भी कम होती चली जाती है। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को हम 2 क्वांटा क्रिया भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को प्रेरित करने के लिए 2 प्रकाश के क्वांटा चाहिए। एक कार्बन डाइऑक्साइड के जो अणु हैं उसको रिड्यूस करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु को रिड्यूस करने या एक अणु ऑक्सीजन निकालने के लिए 8 क्वांटा की आवश्यकता होती है। अब हम फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 के कंपोनेंट्स के बारे में चलते हैं। फोटो सिस्टम 1, एज यू कैन सी इन द डायग्राम 1.6, इस डायग्राम के अंदर आप देखेंगे कि बहुत सारे छोटे छोटे गोल गोल संरचनाएं दिखाई दे रही हैं और एक बड़ी गोला दिखाई दे रहा है। ये बड़ा गोला इज़ द सिंबल ऑफ क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट which can absorb the wavelength of 7000 nm। लाइट की 700 nm की वेवलेंथ की लाइट तक को ये एब्जॉर्ब करता है। अब ये जो छोटे छोटे पिगमेंट्स हैं, ये एसेसरी पिगमेंट्स हैं जो कि अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और इलेक्ट्रॉन को ये P700 में दे देते हैं। फोटो सिस्टम 1 के जो कंपोनेंट्स हैं वो उसमें करीब 200 क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स हैं, एक P700 ट्रैप मॉलिक्यूल होता है, 80 कैरोटेनॉइड्स होते हैं, ये भी पिगमेंट्स हैं, एक प्लास्टोसाइनिन होता है, साइटोक्रोम F होता है, 2 साइटोक्रोम B563, फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सबस्ट्रेट होता है,
और क्योंकि ये P7 700 nm तक की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए ये दो तरह की क्रिया कर सकता है। इलेक्ट्रॉन इसमें से जंप हो करके वापस नहीं भी आ सकता, वापस आ नहीं सकता है, तो ये उस क्रिया में भी काम करता है और ये उस अभिक्रिया में भी काम करता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन वहाँ से जंप करके वापस P700 तक आ जाता है। तो हम आगे पढ़ेंगे, दो प्रोसीजर होते हैं लाइट रिएक्शन में, फोटोफॉस्फोराइलेशन के, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी के या एनर्जी फॉर्मेशन के, एंड मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के, जिसको कि हम कहते हैं cyclic photophosphorilation and non-cyclic photophosphorilation. So PS1 is a part of cyclic and non-cyclic photophosphorilation, दोनों का भाग होता है, जबकि PS2 के अंदर भी 200 मॉलिक्यूल्स क्लोरोफिल के होते हैं, 50 कैरोटेनॉइड्स के होते हैं और P680 का अणु होता है। मतलब इसका जो अणु है क्लोरोफिल का, वो 680 nm वेवलेंथ के इलेक्ट्रॉन्स को एब्सॉर्ब करता है। उसके बाद उसमें प्लास्टोक्विनोन होते हैं, चार प्लास्टोक्विनोन के समरूप होते हैं, 4 मैग्नीज के अणु होते हैं, 2 साइटोक्रोम B559 होता है, 1 साइटोक्रोम B6 होता है और क्लोराइड होता है। तो और ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में काम में आता है। तो PS2 नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में काम आता है और PS1 साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों तरह के फोटोफॉस्फोराइलेशन में काम में आता है। अब अगर PS1 और PS2 का अंतर हम देखें तो इस कंपैरेटिव स्टडी में अभिक्रिया का केंद्र PS1 में P700 है और PS2 में P680 है। 680 वेवलेंथ या इससे अधिक तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को अवशोषित कर सकता है, लेकिन P680 जो है वो सिर्फ 680 वेवलेंथ तक के प्रकाश को अवशोषित करता है। PS1 में इलेक्ट्रॉन साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों में भाग लेता है और PS2 का जो सिस्टम है वो हमेशा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में भाग लेता है। PS1 में जल का मतलब लाइट की उपस्थिति में जल का ब्रेकडाउन नहीं होता उसके अंदर और फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होता और ऑक्सीजन का निर्माण भी नहीं होता। लेकिन लाइट अब इसमें PS2 के अंदर फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। These are the components of PS1. This is a diagrammatic representation of components of cyclic photophosphorylation. कहाँ से इलेक्ट्रॉन चलते हैं और किस तरीके से मूव करते हैं। तो P700 पर जब लाइट पड़ती है या ट्रैप मॉलिक्यूल्स जब दूसरे एसेसरी मॉलिक्यूल से जिनको हम एंटीनी मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, जो छोटे छोटे गोले हैं इस डायग्राम में, ये एंटीनी मॉलिक्यूल्स होते हैं। इन एंटीनी मॉलिक्यूल से जब इलेक्ट्रॉन्स P700 में जाते हैं तो वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है और जब P700 वापस ग्राउंड स्टेट में आता है तो दो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं फॉर दी व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड। इन दैट केस 2 इलेक्ट्रॉन्स जंप किए उन्होंने। उसके अलावा जो ये FRS साइटोक्रोम B6 साइटोक्रोम F प्लास्टोसाइनिन है, ये सारी चीज़ें ये इलेक्ट्रॉन रेसिपिएंट्स हैं, इलेक्ट्रॉन ग्राही हैं। तो इलेक्ट्रॉन रिड्यूसिंग सबस्ट्रेट में आया, यहाँ से वो जंप किया साइटोक्रोम B6 में।
फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सबस्ट्रेट से साइटोक्रोम B6 में जब वो आ रहा होता है तो उस समय ATP के मॉलिक्यूल की सिंथेसिस होती है, ADP से ATP बनती है। साइटोक्रोम B6 से जब वो साइटोक्रोम F में आता है तभी भी एक मॉलिक्यूल ऑफ ATP की सिंथेसिस होती है। उसके बाद साइटोक्रोम F से प्लास्टोसाइनिन में और फिर प्लास्टोसाइनिन से वो वापस P700 में इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जहाँ से चला वापस वहीं आ गया। सो दिस इज हेंस इट इज़ कॉल्ड एज साइक्लिक। साइकिल पूरी हो गई, चक्र पूरा हो गया, इसलिए इसको हम चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण या फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। नाउ द सेकंड फोटोफॉस्फोराइलेशन इज़ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, या उसको हम जेड स्कीम कहते हैं। आप देख सकते हैं जेड बना हुआ है। P680 से शुरू होता है ये, लाइट पड़ी P680 में, P680 से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आया, जंप किया, P680 एक्साइटेड स्टेट में आया, वापस ग्राउंड स्टेट में आया, इलेक्ट्रॉन जंप किए, प्लास्टोक्विनोन के द्वारा एब्जॉर्ब किए गए। प्लास्टोक्विनोन से वो साइटोक्रोम B6 में आए। व्हेन इट मूव्स फ्रॉम साइटोक्रोम B6 टू साइटोक्रोम F, ATP मॉलिक्यूल इज सिंथेसाइज। साइटोक्रोम F से प्लास्टोसाइनिन में और फिर प्लास्टोसाइनिन से अगेन इट रीचेस टू अनदर मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ऑफ PS1 दैट इज P700। तो P680 भी काम में आया, P700 भी आया। P700 से फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सबस्ट्रेट में गया, उससे वो दिस इज P700, ये फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सबस्ट्रेट, वहाँ से फेरेडॉक्सिन में गया और फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये NADP को NADPH में कन्वर्ट कर दिया। अब NADP को NADPH में जब कन्वर्ट किया तो हाइड्रोजन कहाँ से आई? ये हाइड्रोजन आती है कहाँ से? फोटोलिसिस ऑफ वाटर से। ये देखें आप, यहाँ पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है, जल टूट रहा है इलेक्ट्रॉन के अंदर। जल जो है वो इलेक्ट्रॉन निकाले, उसने हाइड्रोजन निकाली, उसने ऑक्सीजन निकाली। ये दोनों हाइड्रोजन आयंस ये ट्रांसफ़र हो करके कहाँ चले गए? NADP को रिड्यूस करने में उन्होंने काम किया। तो इलेक्ट्रॉन जहाँ से चला वापस वहाँ नहीं आया, उसने NAD को रिड्यूस कर दिया। सो दिस इज द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीजन, वाटर के 4 मॉलिक्यूल्स, 4 OH बनाए, 4 OH से 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बने, ऑक्सीजन बनी। दिस इज द फोटोलिसिस ऑफ वाटर। नाउ एनर्जी कहाँ से कहाँ चली? लाइट एनर्जी आई, क्लोरोफिल में आई, क्लोरोफिल से साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आई। दी जो हम प्लास्टोसाइनिन, साइटोक्रोम B6 वगैरह क्या है, वो क्या चीज़ें हैं? दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट चेन में आई, ATP बनी और फिर वापस इलेक्ट्रॉन जो था वो कैरियर से होता हुआ, कंपोनेंट से होता हुआ वापस P700 में आ गया। जबकि नॉन साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन चला क्लोरोफिल से और फिर वापस उसने NADP को रिड्यूस कर दिया हाइड्रोजन आयन की उसके साथ में जोड़ के। सो दिस इज़ अबाउट साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ऑफ light reaction. Then there is what is the difference between cyclic and non-cyclic photophosphorylation? बहुत कॉमन, बहुत बार एग्ज़ाम में आता है कि दोनों में अंतर क्या है। साइक्लिक में हम समझ सकते हैं, साइक्लिक में PS1 होता है, नॉन साइक्लिक में PS1 PS2 दोनों होता है। साइक्लिक में P700 का मॉलिक्यूल काम में आता है, उसमें क्लोरोफिल का 680 वाला और P700 दोनों काम में आते हैं। इसके बाद में जल का फोटोलिसिस नहीं होता है लाइट में, इसमें जल का फोटोलिसिस होता है। इसमें ATP के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं साइक्लिक में। नॉन साइक्लिक में ATP और एक ATP और NADPH2 का निर्माण होता है।
इसमें साइक्लिक में 680 काम में आता है। 680 से ज़्यादा की जो वेवलेंथ है उसमें साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन नहीं होगा, लेकिन नॉन साइक्लिक जो होगा वो 700 तक की वेवलेंथ में काम में आएगा। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बैक्टीरिया में पाया जाता है, जबकि ग्रीन प्लांट्स के अंदर क्या पाया जाता है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। याद रखें, जब हम हरे पौधों की बात करते हैं तो ग्रीन प्लांट्स के अंदर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पाया जाता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आगे हम स्यूडोसाइक्लिक साइकिल और कीमोस्मोटिक कपलिंग के बारे में और डार्क रिएक्शन के बारे में हम अगले वीडियो में स्टडी करेंगे। कीप वॉचिंग, स्टे सेफ। कोरोना का टाइम है, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे एट होम एंड वॉच educational video so that your syllabus may be complete.